डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स है 2n इज इक्वल टू 46, जो वो हैप्लॉयड है उनमें 23 क्रोमोसोम है, स्पर्म में भी 23 है और जो एग सेल है उसमें भी 23 है, राइट जी। तो नंबर शब्द अलग है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स अलग है। ये जो संख्या लिखी है इधर, ये क्या हो गया? नंबर, ठीक है। और ये जो ऐसे 2n 3n लिखा है, ये क्या हो गया बेटा जी? सेट्स, डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड। क्लियर हुआ? पोलॉइडी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ पोलॉइडी कितने प्रकार की हो सकती है? अब हमें टाइप्स ऑफ पोलॉइडी समझना है। तो जैसे जैसे मैंने ये ब्लॉक्स की फॉर्म में ये फ्लो चार्ट टाइप बनाया है, आप भी ऐसा ही बनाएंगे। सो टाइप्स ऑफ पोलॉइडी में हमने लिखा कि भाई एक होता है यूपोलॉइडी, एक होता है एन्यूपोलॉइडी। यूपोलॉइडी एंड एन्यूपोलॉइडी। पहले समझते हैं यूपोलॉइडी क्या है, फिर समझते हैं एन्यूपोलॉइडी क्या है। स्पेलिंग मत गड़बड़ करना, पोलॉइडी की स्पेलिंग आपको पता है, यूपोलॉइडी लिखना है एंड एन्यूपोलॉइडी लिखना है। हमेशा ये आदत बना के रखिए कि लिखित में कोई चीज गलत मत कीजिए। बोलने में कोई शब्द गलत निकल जाए तो आप कह सकते हैं कि स्लिप ऑफ टंग। लिखित में जो चीज आपने लिख दी उसे तो आप नहीं मिटा पाएंगे ना, वो तो फिर आपने गलती करी है ना जी। सो हमें स्पेलिंग जो है वो हमेशा अपने ठीक लिखने हैं, लिखावट अपनी सुंदर रखनी है, उसका एक अलग इंप्रेशन होता है, एक अलग इंपैक्ट होता है। और जब हम कर सकते हैं ऐसा तो क्यों ना करें। ओके जी, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज यूपोलॉइडी। बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ये रेफर करता है यूपोलॉइडी को, द सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। Now, condition in which chromosomes in the cell are in multiples of the basic set, that is euploidy. जो बेसिक सेट है क्रोमोसोम्स का, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, वो कंडीशन जिसमें क्रोमोसोम्स इन द सेल आर इन द मल्टीपल्स ऑफ द बेसिक सेट, तो वो यूपोलॉइडी कहलाएगा। जैसे बेसिक सेट मान लो अगर n है, तो n का मल्टीपल 2, n3, n4, n5, n, that is what is euploidy. So we denote it like this. Clear है जी? euploidy. Now यूपोलॉइडी में हमने, जैसे मैंने n बता दिया था, मोनोपोलॉइडी, डिप्लॉइडी, पॉलीपोलॉइडी। डिप्लॉइड 2 सेट, 2 से ज्यादा है तो पॉली कह देते हैं, पॉलीपोलॉइड। तो ये फ्लो चार्ट भी आप एज इट इज ऐसे ही बनाइए। सबसे टॉप पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ पोलॉइडी। 2 टाइप्स हैं, यूपोलॉइडी एंड न्यूपोलॉइडी। यूपोलॉइडी के फर्दर 3 टाइप्स बताए मैंने, दैट इज मोनोपोलॉइडी, डिप्लॉइडी एंड पॉलीपोलॉइडी। बेसिक बातें, कुछ टर्म से आप ऑलरेडी भी फेमिलियर हैं, जैसे हमने क्लास 11th में भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स भी पढ़े थे, है ना। तो थोड़ा बहुत तो आपको याद होगा वो चीज। चलिए देखते हैं जी, मोनोपोलॉइडी से हमारा क्या मतलब है। द कंडीशन इन विच सेल हैज सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ऐसी अवस्था, ऐसी कंडीशन जिसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो हम कहेंगे द ऑर्गेनिज्म इज मोनोपोलॉइड। इट इज डोनेटेड एज एन, सिंपल। डिप्लॉइडी, डिप्लॉइडी नाम से अंदाजा लग रहा है, डिप्लो मतलब डबल होना, डुप्लीकेट होना, दुगना होना किसी चीज का। द कंडीशन इन विच द सेल हैज 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। वो अवस्था जिसमें सेल में 2 सेट हैं क्रोमोसोम्स के। द सेल और द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डिप्लॉयड। इट इज डोनेटेड एज 2n, जैसा कि ह्यूमंस के केस में 2n इज इक्वल टू 46, राइट। पॉलीपोलॉइडी ज्यादा 2 से, है ना। कंडीशन इन विच सेल हैज मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये मल्टीपल 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। सो अकॉर्डिंगली ट्रिप्लॉइड, टेट्रापोलॉइड, पेंटापोलॉइड, हेक्सापोलॉइड, ये सारी टर्म्स हम यूज करते हैं, है ना। तो इतना आगे तक का तो आपसे नहीं पूछेंगे, बस आप 3n 4n भी याद रखेंगे, चलेगा इतना। So you have understood monoploid n, diploid 2n,
ट्रिप्लॉइड, टेट्रापोलॉइड, पेंटापोलॉइड, ये सब पॉलीपोलॉइड की कैटेगरी में आ जाएंगे। क्लियर है यूप्लॉइडी? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स कम टू एन्यूपोलॉइडी। एन्यूपोलॉइडी दो तरह का है, हाइपोपोलॉइडी, हाइपरपोलॉइडी। हाइपो शब्द का इस्तेमाल पहले भी कई बार करा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, याद है ना? तो हाइपो का मतलब है कम हो जाना किसी चीज का, हाइपर का मतलब बढ़ जाना। हाइपोपोलॉइडी होता है बेटा जी रिमूवल ऑफ क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम कम हुआ या एक से ज्यादा कम हो गए। हाइपर में एडिशन, जुड़ गए। हाइपरपोलॉइडी इज एडिशन ऑफ क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम ज्यादा है या एक से ज्यादा जो है, 2 3 4 ज्यादा है, तो हाइपरपोलॉइडी हो गया। राइट जी, देखते हैं अब आगे। ह्यूमन बींग्स के केस में 2n इज इक्वल टू 46, ये हम जानते हैं। रिमूवल ऑफ क्रोमोसोम से मतलब हो गया कि भाई 46 में से अगर एक क्रोमोसोम माइनस कर दूं मैं तो बचा 45। क्या ऐसे इंसान होते हैं, क्या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसमें 46 क्रोमोसोम्स ना होकर के उनके शरीर के सेल्स में 45 होते हैं? मतलब एक क्रोमोसोम मिसिंग होता है, यानी इससे कोई ना कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता होगा ना, क्योंकि हर क्रोमोसोम के ऊपर खास तरह के जीन्स प्रेजेंट हैं जो खास तरह के प्रोटीन्स के लिए कोड कर रहे हैं, जो कोई ना कोई फिनोटिपिक फीचर रेगुलेट कर रहे होंगे। तो एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स का मिस हो जाना, एब्सेंट हो जाना, कोई ना कोई बदलाव तो लाएगा ना शरीर में, है ना? उसी चीज को हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। तो अगर हमने रिमूवल की बात करी है, मतलब 46 माइनस 1, तो ये सिचुएशन भी हमें ह्यूमंस में मिलती है, और ऐसी सिचुएशन भी मिलती है कि एक ज्यादा भी हो जाए। कोई एग्जांपल याद आ रही है एक ज्यादा वाली? नॉर्मली हमारा जीनोटाइप है 44 प्लस एक्स वाई मेल्स के लिए, है ना? 44 ऑटोसोम्स हैं, एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है 44 प्लस एक्स एक्स वाई, दो एक्स क्रोमोसोम आ गए। ये एक सिंड्रोम है, जरा नाम सोच के रखिए, मैं थोड़ी देर बाद अभी जिक्र करने वाला हूं इसका। तो अब आप देखिए, गिन के देखो, 44, 45, 46, 47 हो गए। और ऐसा ही ये भी होता है 44 प्लस एक्स जीरो, एक्स ओ कह दिया हमने, है ही नहीं दूसरा एक्स क्रोमोसोम या वाई, या दूसरा है ही नहीं, इट इज 44 प्लस एक्स, तो ये 45 हो गए। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो यही जिक्र करना है, ओवरऑल मेरा मकसद आपको बताने का यही है बेटा कि म्यूटेशन केवल इसी मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं है कि एक कोडॉन में गड़बड़ हुआ कि ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ गया तो हीमोग्लोबिन की चेन में गड़बड़ आ गया। पूरे का पूरा क्रोमोसोम भी गायब हो सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़े। नाउ सी टाइप्स ऑफ एन्यूपोलॉइडी। टर्म्स थोड़ी सी मुश्किल लग सकती हैं, घबराना नहीं है, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। हाइपोपोलॉइडी एंड हाइपरपोलॉइडी, दो बातें लेके चलेंगे। हाइपो मतलब कम वाला केस, हाइपर मतलब ज्यादा वाला केस। हाइपो में रिमूवल ऑफ द क्रोमोसोम, हाइपर में एडिशन ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, तो पहले रिमूवल ऑफ द क्रोमोसोम में देखते हैं। अब इसमें दो कैटेगरीज बताऊंगा मैं आपको, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमूव्ड की कितने क्रोमोसोम रिमूव हुए हैं, और उसको नाम क्या दिया जा रहा है। अगर तो एक रिमूव हुआ है, बेटा गौर फरमाइएगा, इधर हाईलाइट कर रहा हूं, -1 एक कम हुआ, तो हम कहेंगे ये मोनोसोमिक कंडीशन है। ये मोनोसोमिक कंडीशन है कि जो टोटल सेट था ह्यूमंस का 2n, उसमें से -1 हो गई सिचुएशन, राइट? और अगर दो कम हुए -2, सो 2n -2 के लिए वर्ड यूज करते हैं नलीसोमी। याद रखना है,
मोनोसोमी, एक कम हुआ, दो कम हो गए, नलीसोमी। अब आते हैं हाइपरपोलॉइडी वाली कंडीशन में कि क्रोमोसोम ऐड हुए, एडिशन हुआ, +1 हुआ, +2 हुआ। +1 मतलब एक ज्यादा हुआ, 2n+1 तो हमने कह दिया ट्राइसोमी। अगर आपने कहा 2n+1 तो कोई एक क्रोमोसोम ऐसा है जो कितनी संख्या में प्रेजेंट है? 3 में ना। मान लो मैं बात करता हूँ ह्यूमंस का क्रोमोसोम नंबर 21। सपोज मैंने एग्जांपल लिया ह्यूमंस का क्रोमोसोम नंबर 21। नॉर्मली एक इंसान में, हेल्दी इंसान में, आप में या मुझ में, मेरा अगर सोमेटिक सेल आप निकालिए जो कि डिप्लॉयड होगा, 2n=46 होगा, उसमें जो 21वां क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 21 है, वो कितने जोड़े होने चाहिए? टोटल संख्या कितनी होनी चाहिए? आप कहेंगे सर 2, राइट? क्रोमोसोम नंबर 21 2 होना चाहिए, पेयर में होना चाहिए। कई इंसान ऐसे हो सकते हैं जिनमें क्रोमोसोम नंबर 21 तीन बार, 3 क्रोमोसोम नंबर 21, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21, राइट? तो वहां पे हमने वर्ड यूज कर लिया ट्राइसोमी। ऐसे और भी कई सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स आएंगे, उनके नाम हम पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ टर्म्स से फेमिलियर करा रहा हूं। ट्राइसोमी, कोई एक सिंगल क्रोमोसोम 3 बार प्रेजेंट हो गया। टेट्रासोमी, टेट्रा शब्द का ही मतलब है 4, मतलब 2n+2, राइट? 2n+2 तो मतलब कोई एक क्रोमोसोम 4 बार प्रेजेंट है ना, दैट इज टेट्रासोमी। टर्म्स याद हो गई जी? हाइपोपोलॉइडी, हाइपरपोलॉइडी। हाइपो कम होना, डिलीट हो जाना, हाइपर ज्यादा होना, ऐड हो जाना। हाइपोपोलॉइडी में दो अवस्थाएं हमें मिल रही हैं, मोनोसोमी एंड नलीसोमी। -1 हो गया, कोई एक क्रोमोसोम कम हो गया। नॉर्मली दो जोड़ा होता है हर क्रोमोसोम, कम हो गया एक तो नलीसोमी, राइट जी? दो कम हो गए, एक कम हुआ तो इट इज मोनोसोमी, दो कम हो गए तो इट इज नलीसोमी। एंड देन हाइपर में वी हैव +1 एंड +2, राइट जी? क्लियर है? चलो, सो अब आप देखिए यहाँ पे हमने एक ब्यूटीफुल सा फ्लो चार्ट आपके लिए बना दिया, जिसमें जितनी बातें मैंने अभी तक लिखी है ना, वो एक ही चार्ट में आ गई। एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू ड्रॉ दिस साइड बाय साइड। लेट्स रिवाइज दिस। हेडिंग इज टाइप्स ऑफ पोलॉइडी। हेडिंग इज टाइप्स ऑफ पोलॉइडी। दो सब टाइप्स, यूपोलॉइडी, एन्यूपोलॉइडी। कौन कौन सी दो सब टाइप्स? यूपोलॉइडी, एन्यूपोलॉइडी। यूपोलॉइडी में पढ़ा था मोनोपोलॉइडी, डिप्लॉइडी, पॉलीपोलॉइडी। एंड एन्यूपोलॉइडी अभी अभी पढ़ा, हाइपोपोलॉइडी, हाइपरपोलॉइडी। ठीक है जी? जिसमें मोनोसोमी और नलीसोमी दो सब टाइप्स लिए हमने हाइपो वाली कंडीशन के, 2n-1, 2n-2। हाइपरपोलॉइडी में ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी, दैट इज 2n+1 एंड 2n+2। बन गया सबका फ्लो चार्ट? बढ़ू आगे? चलो जी, क्लियर ना? सबका बन चुका है, आई एम श्योर। राइटिंग भी फास्ट रखनी चाहिए आपको। हमेशा कहता हूं, आप जिस प्रोफेशन में जा रहे हैं, मेडिकल साइंसेज में, ऑब्जर्वेशन बड़ी क्विक होनी चाहिए। पेशेंट आपके पास आया, हो सकता है कुछ बोल नहीं पा रहा, क्विकली ऑब्जर्व, पल्स रेट देखिए, हार्ट बीट देखिए, ब्रीदिंग ठीक चल रही है नहीं चल रही, कहीं से कोई एक्सटर्नल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है ना? अगर ब्रीदिंग हो रही है तो कैसी है? नॉर्मल ब्रीदिंग है, टेकिपनिया है, टेकिकार्डिया है, क्या है? क्या एक्शन आपको लेना है इमीडिएटली? वेरी क्विक ऑब्जर्वेशन, क्विक रिएक्शन, गलती की गुंजाइश नहीं होती। तो इसीलिए स्पीड, एक्यूरेसी, भाई दोनों चाहिए। सो आई होप आपने ये दोनों क्वालिटीज हैं, और उन क्वालिटीज को और बेहतर आप साथ के साथ कर रहे हैं। चलिए जी, ऑल माई राजा बेटा एंड वानी बेटियां, अब आप हेडिंग दे दीजिए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, राइट? अभी मैंने एक बेसिक सी बात बताई थी, क्रोमोसोम नंबर घटना, बढ़ना। अब मैं उदाहरण के साथ एक एक एग्जाम्पल लेकर के जेनेटिक डिसऑर्डर का, उसका एक एक फीचर समझाते हुए आपको आगे बढ़ने लगा हूं। हेडिंग इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। Abnormal number of chromosomes in human cells results in chromosomal disorders.
अगर हमसे कोई सादी भाषा में पूछे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है, तो हम क्या कहेंगे? एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स की संख्या जो है, गुणसूत्र कहते हैं क्रोमोसोम्स को। क्रोमोसोम्स की जो संख्या है हमारी कोशिकाओं में, हमारे सेल्स में, वो संख्या एबनॉर्मल हो जाना, ज्यादा हो जाना या कम हो जाना। पूरे का पूरा सेट भी गड़बड़ हो सकता है क्रोमोसोम्स का, कोई एक क्रोमोसोम भी गड़बड़ हो सकता है। इट इज कॉज्ड बाय ईदर, इसका कारण हो सकता है या तो क्रोमोसोम्स का एडिशन हुआ है या क्रोमोसोम्स का रिमूवल हुआ है। इट इज कॉज्ड बाय ईदर एडिशन और रिमूवल ऑफ क्रोमोसोम्स। वजह क्या हो सकती है? ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम्स। अब आप देखो, इस एक खूबसूरत सी स्लाइड में बड़े अच्छे तरीके से दिखाया गया है सेल डिवीजन की ये स्टेज एनाफेज। याद है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। एनाफेज के समय क्रोमैटिड्स स्पिंडल फाइबर्स की शॉर्टनिंग की वजह से ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं। अब आप इस डायग्राम में एक बात गौर से देखो, बाकी क्रोमोसोम्स का तो प्रॉपर डिसजंक्शन हुआ है, टूटे हैं वो क्रोमैटिड, नीले रंग वाला, हरे रंग वाला, चलो हाईलाइट करके दिखाता हूं। ये वाला भी ठीक है भैया, चला गया स्पिंडल फाइबर के साथ। ये वाला भी ठीक है भाई, ये वाला भी ठीक है। गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, ये पूरे का पूरा जो लाल रंग से दिखाया ये एक ही तरफ चला गया, तो यानी इधर की तरफ क्रोमोसोम मिसिंग है। तो ये जो डॉटर सेल बनेगा इसमें फिर एक क्रोमोसोम नहीं है ना। गॉट इट? So due to the non-disjunction of chromosome, which can be due to addition of the chromosome, deletion or anaphase के समय हो रहा है, this is also important. This is something which can be asked as a question. This error is occurring during which phase of the cell cycle? So this is occurring during anaphase stage of the cell cycle or the cell division. कितने प्रकार के होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स? कौन कौन से हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स? वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, टर्म्स याद रखना, वो नलीसोमी, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, प्लीज रिमेंबर दोस टर्म्स। चलिए, टाइप्स ऑफ एन्यूपुलाइडी में ले रहे हैं हम सबसे पहले नलीसोमी। लिखा है ना, टाइप ऑफ एन्यूपुलाइडी नलीसोमी, नल कम, रिमूवल ऑफ 2 क्रोमोसोम्स, 2n-2। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रह गए 44, क्योंकि टोटल 46 हैं, 46 में से 2 उड़ गए तो 44। ह्यूमन बींग्स विद नलीसोमी कंडीशन विल नॉट सर्वाइव। ओके, तो डिसऑर्डर क्या हुआ इससे, क्या बीमारी हुई? Human beings with Nelli-Somi condition, they won't survive. You need to have the 2 chromosomes in the functional condition. Survival ही नहीं है इसमें, ठीक है? कई बार कई ऐसे केसेस होते हैं, आप आगे जाके पढ़ेंगे MBBS में, कि पेशेंट का रिपीटेड मिसकैरेज हो रहा है, राइट? आपको दिखता है कि भाई कोई हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है, कोई यूटेराइन डिसऑर्डर नहीं है, एवरीथिंग इज नॉर्मल इन द फीमेल, स्टिल रिपीटेड मिसकैरेज। तो वहां पे ये कारण हो जाते हैं कई बार कि भाई क्रोमोसोम नंबर ही अबनॉर्मल हो जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसके कारण वो एम्ब्रियो सरवाइव ही नहीं कर पाता। क्लियर है जी? चलिए, अब आगे देखते हैं मोनोसोमी वाली कंडीशन, राइट जी? मोनो मतलब एक कम हो रहा है क्रोमोसोम, रिमूवल ऑफ द 1 क्रोमोसोम, 2n-1। ओके, 46 में से एक गया, 46 में से एक गया, तो बचा 45। अब यहां पे आ गई भाई इंपॉर्टेंट बात, इसका नतीजा है टर्नर सिंड्रोम। याद कीजिए, थोड़ी देर पहले बताया था 45 plus XO या 45 plus X0, that is Turner syndrome. Second example is Cry-Do-Chat syndrome. Both are important and can be framed as questions. मैं आपको बता रहा हूं मोनोसोमिक कंडीशन, ऐसी अवस्था जहां पे एक क्रोमोसोम कम हो जाता है किसी वजह से। तो 46 ना होकर के उस पर्टिकुलर एम्ब्रियो में, उस भ्रूण में, उस इंडिविजुअल में 45 क्रोमोसोम्स होंगे, 45 क्रोमोसोम्स होंगे। इसकी उदाहरण क्या है? एक तो है टर्नर सिंड्रोम और एक है क्राई डू चैट सिंड्रोम। दोनों के बारे में अब हम जानेंगे। प्रॉपरली हेडिंग दे दीजिए, टर्नर सिंड्रोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टर्नर्स सिंड्रोम, this is very important from examination point of view. क्या होता है टर्नर सिंड्रोम?
जब एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, रिमूवल ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द सेक्स क्रोमोसोम्स। गौर से समझिएगा, फीमेल की अगर बात करूं तो क्रोमोसोम्स हैं 44 प्लस XX। अगर मेल की बात करूं तो क्रोमोसोम्स हैं 44 प्लस XY। तो टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम नहीं होता। सेक्स क्रोमोसोम्स जब है, मेल के पास भी एक्स है, फीमेल के पास भी एक्स है। तो पहले मैं फीमेल की बात करता हूं, राइट? जैसा कि लिखा है, इट अकर्स इन फीमेल्स। आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए, ये मेल्स में क्यों नहीं हो जाता? मेल के पास भी तो ये एक एक्स क्रोमोसोम है ना, तो मैं ये ऐसे क्यों नहीं लिख सकता 44 प्लस Y0 कि दूसरा एक्स नहीं है? बिकॉज ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये भ्रूण सर्वाइव ही नहीं करेगा, राइट? You need to have one X chromosome in the functional condition. X chromosome के पास वो जीन्स हैं जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, जो ग्लाइकोलिसिस को रेगुलेट करते हैं, जो एंजाइम्स ग्लाइकोलिसिस में इन्वॉल्व हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हैं, उनके जीन्स X क्रोमोसोम पे हैं। तो एक X क्रोमोसोम फंक्शनल अवस्था में चाहिए होता है नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए, सर्वाइवल के लिए। तो टर्नर सिंड्रोम वाली अवस्था मेल्स में संभव ही नहीं है ना। एक्स क्रोमोसोम ही आपने उड़ा दिया तो कहानी खत्म। वाई क्रोमोसोम के ऊपर तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि शॉर्ट आर्म ऑफ द वाई क्रोमोसोम हैज होलेंड्रिक जीन्स, TDF टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, SRY सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई। तो वाई क्रोमोसोम तो सिर्फ सेक्स से रिलेटेड जितनी भी बातें उन्हें रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है जी। सो टर्नर सिंड्रोम मेल में संभव नहीं है। अब आते हैं फीमेल में। हमने कहा कि टर्नर सिंड्रोम होता है एक एक्स क्रोमोसोम के गायब हो जाने से, ठीक है भैया। 44 प्लस XX था ना, तो एक एक्स में हटा दूंगा तो 44 प्लस XO हो जाएगा। सो रिमूवल ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द सेक्स क्रोमोसोम्स एंड इट अकर्स इन फीमेल्स। तो यानी क्रोमोसोमल कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगी? 44A, A इज ऑटोसोम्स, एंड XO या X0, ठीक है जी। कैरियोटाइप कैसा होगा? टर्नर सिंड्रोम में कैरियोटाइप होगा, आप इधर देखिए, गौर फरमाइएगा, यहाँ पे ये जो एरो दिखाया है, ये सेक्स क्रोमोसोम्स होने चाहिए थे ना, नॉर्मल अवस्था में एक्स क्रोमोसोम दिखने चाहिए थे फीमेल में। यहाँ पे हमने लिख दिया एक एक्स है और दूसरा है ही नहीं, तो XO या X0 लिख दिया। सो दिस इज द कैरियोटाइप ऑफ अ पेशेंट जिसे टर्नर सिंड्रोम। चलो आगे बढ़ते हैं। लक्षण, फीचर्स क्या होंगे ऐसे पेशेंट को जब आप देखेंगे? अच्छा, इनकी मृत्यु नहीं हो जाती, ये जिंदा रहते हैं टर्नर सिंड्रोम वाले बच्चे। बड़े होंगे तो उस फीमेल में क्या क्या फीचर्स आएंगे? शॉर्ट स्टेचर, पहली बात है कि उनकी कद काठी जो है वो काफी शॉर्ट होगी, थोड़े से प्लम्प भी होंगे, दिखने में थोड़े से ओवरवेट भी नजर आएंगे, राइट? लो हेयर लाइन होगा, वाइडली स्पेस्ड निपल्स, राइट? चेस्ट रीजन में वाइडली स्पेस्ड निपल्स हैं। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट काफी पुअर होगा। एपिकेंथल फोल्ड ऑफ द स्किन भी हो सकते हैं, फोल्ड ऑफ द स्किन, यहाँ पे स्किन ऐसे गर्दन के पास फोल्डेड नजर आएगी। फिंगर नेल्स छोटे होंगे, राइट जी। मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा इनमें। ओवरीज जो इनकी हैं रूडिमेंट्री हैं, गोनाडल स्ट्रीक, अंडर डेवलप्ड गोनाडल स्ट्रक्चर्स होंगे। एल्बोज में डिफॉर्मिटी होगी ना। आप एक बात सोच रहे होंगे कि अगर फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, हमने पढ़ा है ना कि फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, परंतु एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो रहता है फीमेल के सभी सेल्स में, राइट जी। दैट इज कॉल्ड इनएक्टिवेशन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। क्योंकि मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है और फीमेल के पास दो हैं, तो यानी अगर फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम्स फंक्शनल रहेंगे तो एक्स क्रोमोसोम्स के जो जीन्स हैं अपने आप को डबल डोजेज में एक्सप्रेस कर जाएंगे, तो फीमेल का मेटाबॉलिज्म तो मेल के कंपैरिजन में डबल हो जाएगा। आप सोच के देखिए ना, अगर हम जीनोटाइप लिख रहे हैं एक फीमेल का और एक मेल का, तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंस केवल यही तो आ रहा है, फीमेल के पास दो एक्स और मेल के पास एक एक्स और एक वाई, है ना। और वाई क्रोमोसोम के ऊपर तो कोई मेटाबॉलिज्म वाले जीन्स है नहीं। वाई क्रोमोसोम इज वेरी स्ट्रांगली मेल डिटरमाइनिंग। वाई क्रोमोसोम है तो मेल एक मेल है, अगर वाई क्रोमोसोम नहीं होगा तो मेल नहीं होगा। ये बात मैंने आपको सेक्स डिटर्मिनेशन के टाइम पे बताई थी। इट इज द प्रेजेंस ऑफ वाई
which makes a male, and it is the absence of Y which makes a female. Okay, now गौर से सुनिए, फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं, दोनों एक्स क्रोमोसोम्स को अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना है, एक एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिव होना पड़ेगा. ओके, सो फीमेल में जो होता है, देयर इज इनएक्टिवेशन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, यानी फीमेल में इट इज 44 प्लस एक्स के साथ एक डॉट लगा देता हूं ऐसे कि दूसरा एक्स जो है हेट्रोक्रोमेटिन है, इनएक्टिव है. अब आप सोचिए कि अगर एक एक्स इनएक्टिव ही रहता है तो फिर ये सिंड्रोम क्यों हो जाता है? हमने कहा कि 44 प्लस एक्स 0 पे सिंड्रोम हो जाएगा. आप ये भी तो सोच सकते हो कि सर, दो क्रोमोसोम एक्स जो है उनके होने पर भी तो कोई फायदा नहीं था, एक ने तो इनएक्टिव ही रहना था. अगर वो एब्सेंट है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि ये जो इनएक्टिवेशन होता है ना एक्स क्रोमोसोम का, ये प्रेगनेंसी के ह्यूमंस के केस में देखा गया है कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जब लगभग आ जाती है प्रेगनेंसी के 15-20 डे पे, तब जाकर के ये इनएक्टिव होता है. उससे पहले शुरुआती दिनों में दोनों एक्स क्रोमोसोम्स फंक्शनल अवस्था में चाहिए होते हैं प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द ओवरीज के लिए. अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम प्रॉपर फंक्शनल अवस्था में है तभी ओवरीज प्रॉपर बनेगी, नहीं तो ओवरीज प्रॉपर नहीं बनेगी. इसीलिए गोनाडल डिसजेनेसिस कहा जाता है इसे. मेरी बात आप समझ गए? एक्स क्रोमोसोम का इनएक्टिवेशन जाइगोट बनने वाली स्टेज पर ही नहीं हो जाता, बाद में जाके होता है. ठीक है, तो शुरुआत के दिनों में एक्स क्रोमोसोम्स फंक्शनल चाहिए. एंड सेकेंड, ये जो एक्स क्रोमोसोम का इनएक्टिवेशन है वो केवल सोमेटिक सेल्स में है, जर्मिनल सेल्स में दोनों एक्स क्रोमोसोम्स फंक्शनल रहते हैं, तभी ओवरीज का फॉर्मेशन डेवलपमेंट सब प्रॉपर है. इज इट क्लियर जी? टर्नर सिंड्रोम, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 44 प्लस एक्स 0 फीमेल्स में है. ओके, सिम्टम्स भी आपको बता दिए. चलो, ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां, लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड. नेक्स्ट कंडीशन, क्राई डू चैट सिंड्रोम. इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. टर्नर सिंड्रोम जैसे इंपॉर्टेंट था, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्राई वर्ड क्यों लगाया इसमें? क्राई डू चैट क्यों कहा? ऐसा बच्चा जब रोता है, infants cry is very high pitched and it sounds like that as if a cat is crying. जैसे बिल्लियां रोती हैं, कराहती हैं. बिल्ली का छोटा बच्चा कभी आपने सुना होगा. सो जिन बच्चों में क्राई डू चैट सिंड्रोम है उनकी आवाज ऐसी होती है. इसका कारण क्या है? क्या इसमें पूरे का पूरा क्रोमोसोम टूट गया है, एब्सेंट हो गया है? नहीं, यहां पे पार्शियल डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5, राइट? सो पार्शियल डिलीशन है क्रोमोसोम नंबर 5 में. जैसे हम क्रोमोसोम की आर्म्स कहते हैं ना, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू, तो ये कट गया, 5p जो है हट गया. ओके, क्रोमोसोम नंबर 5 का p रीजन हट गया. सो 5p सिंड्रोम या क्राई डू चैट सिंड्रोम कह देते हैं. ये जो p एंड q लिखा है क्रोमोसोम की आर्म्स के लिए लिखा है हमने. सो हमने कहा ना पार्शियल डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5, तो वो डिलीट हुआ. वहां पे जो जीन्स प्रेजेंट थे वो अब अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, उनका एक्सप्रेशन ही पॉसिबल नहीं है. ओके, चलिए जी, टाइप्स ऑफ एन्यूपोलॉइडी में अब हम समझने जा रहे हैं ट्राइसोमी. ट्राइसोमी क्या है? एडिशन ऑफ, ट्राइसोमी इज एडिशन ऑफ वन क्रोमोसोम. पहले हम डिलीशन की बातें कर रहे थे, 2n-1 करा, या फिर हमने कहा एक क्रोमोसोम की आर्म टूट गई. अब हम एडिशन की बात कर रहे हैं. ट्राइसोमी में आ जाते हैं भाई. 47 की अवस्था अगर आ गई, नॉर्मली होता है 2n = 46. कोई इंसान ऐसे भी हो सकते हैं 2n = 47, जैसा कि मैंने 44 प्लस एक्स XY वाली कंडीशन बताई थी. इसकी उदाहरण, एग्जाम्पल, डाउन सिंड्रोम, ट्रिपल एक्स सिंड्रोम, एडवर्ड्स सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. नाउ, जब हम बात करें एक क्रोमोसोम के एक्स्ट्रा होने की, तो ये एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम भी हो सकता है, ये एक्स्ट्रा वाला जो है ये ऑटोसोम भी हो सकता है. जैसे डाउन सिंड्रोम, इट इज ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, और क्रोमोसोम नंबर 21 तो ऑटोसोम है, वो कोई सेक्स क्रोमोसोम तो नहीं है ना. जब मैं बात करूं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की, दैट इज 44 प्लस XXY, एक्स एक्स्ट्रा हुआ ना, तो वो सेक्स क्रोमोसोम है. मेरा कहने का मतलब है ट्राइसोमी जिसमें कि
एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, वो एक्स्ट्रा वाला ऑटोसोम भी हो सकता है, वो एक्स्ट्रा वाला सेक्स क्रोमोसोम भी हो सकता है। चलिए, नाम याद हो गए? डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, लिखो, लिख के याद करो, स्पेलिंग नहीं गलत करने। डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड्स सिंड्रोम, ट्रिपल एक्स सिंड्रोम। चलिए जी, एक इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फेक्ट डिसऑर्डर जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में, डाउन्स सिंड्रोम। लेट मी राइट हियर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ द 21st क्रोमोसोम। बताया था ना शुरू में ही, क्रोमोसोम नंबर 21 जो है, क्रोमोसोम्स की संख्या है, क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, कैरियोटाइप आपको दिख रहा है यहाँ पे। सो गौर फरमाइएगा बेटा, जहां पे 21 है, एरो डाल के ये हमने क्या कर दिया, इस क्रोमोसोम को 1 2 3 बार दिखा दिया हमने। क्रोमोसोम नंबर 21 के कारण, ट्राइसोमी हो जाने के कारण डाउन सिंड्रोम है। अब डाउन सिंड्रोम मेल में होता है या फीमेल में होता है? अब आप कहोगे सर किसी में भी हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ मेल फीमेल वाली बात नहीं है, सेक्स क्रोमोसोम की बात थोड़ी हो रही है, ये तो क्रोमोसोम नंबर 21 की बात हो रही है। वो तो एक ऑटोसोम है, वो तो मेल में भी है और वो फीमेल में भी है ना। सो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया XX या XY। भाई ये दोनों में हो सकता है, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। ठीक है जी, ये लो अंडरलाइन कर दिया मैंने। चलो, डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा जो है, बेबी जो है, मोंगोलिज्म भी इसे कह देते हैं, है ना। ये कैसे लगते हैं बच्चे देखने में? फीचर्स क्या है जी? प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ फेलियर है। फ्लैट बैक ऑफ द हेड, सिर का जो पीछे वाला हिस्सा है फ्लैट रहेगा, प्रॉपर क्रेनियम का शेप नहीं होता। मैनी लूप्स ऑन द फिंगर टिप्स, फिंगर की जो टिप्स है यहाँ पे लूप्स बने होते हैं बहुत ज्यादा। ईयर्स का फॉर्मेशन एबनॉर्मल है, हाथ छोटे छोटे होते हैं, शॉर्ट एंड ब्रॉड हैंड्स, ब्रॉड फ्लैट फेस, स्लांटिंग आईज, शॉर्ट नोज, चेहरा जो है फ्लैट होता है, पाम क्रीज है, स्पेशल स्किन रिज पैटर्न्स है स्किन के ऊपर, इंटेस्टिनल का ब्लॉकेज हो सकता है, पेल्विस का फॉर्मेशन एबनॉर्मल है, कोलॉन एनलार्ज्ड है, टोज जो है वाइडली स्पेस्ड होते हैं, दांतों में एबनॉर्मेलिटी है। अब आप कहेंगे सर हम इतने सारे फीचर्स तो याद नहीं रख सकते। आई अंडरस्टैंड, डाउन सिंड्रोम के इतने सारे फीचर्स याद नहीं होंगे आपको। आपको जो याद रखना है, ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, मेल्स में भी हो सकता है, फीमेल्स में भी। मोंगोलिज्म भी कहते हैं। बच्चों का आईक्यू लेवल भी जो ऐसे है उनका कम होता है, ग्रोथ इनकी डेवलपमेंट जो है प्रॉपर नहीं हो पाती, सिर फ्लैट रहता है, चेहरा भी आगे से फ्लैट है, फेशियल फीचर्स भी प्रॉपर नहीं है, राइट। इवन कान का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता, इंटेस्टाइन का ब्लॉकेज है, कोलन एनलार्ज हो सकती है। सो इसमें से कुछ कुछ फीचर्स है जो आप याद रख लीजिएगा, राइट। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट इज एडवर्ड्स सिंड्रोम। क्रोमोसोम जो गड़बड़ है यहाँ पे वो है 18वां, यानी ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 18, राइट जी। क्रोमोसोम नंबर 18 का ट्राइसोमी है, इसमें 3 डोजेज में प्रेजेंट है। और क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 18 एक ऑटोसोम, तो मतलब मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी हो सकता है। एडवर्ड सिंड्रोम वाला बच्चा बेबी, मेल बेबी भी हो सकता है, फीमेल बेबी भी हो सकता है। अब आप देखिए एडवर्ड सिंड्रोम के क्या लक्षण है बच्चे के, राइट। बैक पार्ट ऑफ द स्कल इज वेरी प्रोमिनेंट। आप ये चीज देख पा रहे हैं, पीछे को स्कल कितना उभरा हुआ है, ऑसिपुट कह देते हैं इस चीज को, पीछे ऑसिपिटल बोन होती है ना, सो ऐसे करके उभरा हुआ होगा बहुत ज्यादा। मुंह जो है छोटा होगा, जॉ छोटे होंगे। गर्दन आप देखिए, आप इस बेबी का नेक रीजन आइडेंटिफाई करके देखिए, आपको नहीं नजर आएगा, वेरी शॉर्ट नेक इस तरह से, राइट जी। ईयर्स जो है वो डिस्प्लास्टिक है, डिस्प्लास्टिक से मतलब है मैल फॉर्म्ड ईयर है। कान का डेवलपमेंट, ये जो ईयर पिन्ना का डेवलपमेंट है, ये प्रॉपर नहीं होगा। स्टर्नम बड़ी प्रोमिनेंट होती है एंड वाइडली सेट निपल्स होंगे। क्लिंच्ड हैंड्स विद ओवरलैपिंग फिंगर्स। आप देखिए ऐसा बच्चा जब ये मुट्ठी जब बंद करे तो आप देखिए उंगलियां एक दूसरे के ऊपर इस तरह से चढ़ी हुई हैं, उंगलियां एक दूसरे से ओवरलैप कर रही हैं, फिस्ट को क्लेंच कर रहा हुआ है, मुट्ठी को दबाया हुआ है। फ्लेक्स्ड बिग टो, पैर का अंगूठा देखिए उसका एक तरफ से फ्लेक्शन है, ऐसे मुड़ा हुआ है।
और एड़ियां बड़ी प्रोमिनेंट नजर आ रही हैं आपको ये। अब आप खुद ही सोच सकते हैं एक गुणसूत्र में, एक क्रोमोसोम में गड़बड़ हो जाने से कितनी भयंकर रिजल्ट्स हो सकते हैं। सो एडवर्ड सिंड्रोम में भी फीचर्स आपसे इतने ज्यादा एम्फेसिस देके नहीं पूछे जाएंगे, आपको क्रोमोसोम का नंबर याद रहना चाहिए, राइट। सो अभी तक मैं डाउन सिंड्रोम बता चुका हूं, टर्नर सिंड्रोम बता चुका हूं, एडवर्ड सिंड्रोम बता चुका हूं, क्राइडू चैट सिंड्रोम मैंने आपको बताया। नाउ ट्रिपल एक्स क्रोमोसोम, क्या कोई ऐसी अवस्था हो सकती है कि एक फीमेल में 44 प्लस एक्स 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 वाली सिचुएशन हो? यस, दिस इज पॉसिबल, राइट। सो दिस इज कॉल्ड ट्रिपल एक्स सिंड्रोम, या ऐसी फीमेल्स को सुपर फीमेल कह दिया जाता है। सुपर फीमेल डज नॉट मीन दे हैव सम सुपर विमेन कैरेक्टर्स, नहीं कि कोई हवा में उड़ जाएगा या उनमें बहुत सारी शक्तियां होंगी, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। क्रोमोसोमल कॉम्पोजिशन क्या है इसमें? 44A, A is representing autosomes plus X X X, मतलब 3X हो गए, ओके। एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम हो गया है तो सेक्स क्रोमोसोम है ना ये, सो ऑब्वियसली ये सिर्फ फीमेल्स में होगा, है ना, क्लियर है। चल, ट्रिपल एक्स सिंड्रोम के या सुपर फीमेल जो हम कह रहे हैं उसमें लक्षण क्या है? स्पीच डिले हो जाता है। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ही तो है, कोई बेहतर फालतू कैरेक्टर ही तो लेके आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर 2n इज इक्वल टू 46 है तो जो सही क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट होगा तभी प्रॉपर डेवलपमेंट होता है बॉडी का, राइट। एक्स्ट्रा आ जाने से कोई एक्स्ट्रा अनोखे फीचर्स नहीं आएंगे, वो नुकसानदायक साबित होगा, राइट। सो डिलेड मोटर डेवलपमेंट, जो मोटर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, हाथ का मूवमेंट, लिम्स का मूवमेंट, किसी भी तरह के मोटर एक्शंस जो है वो डिले हो जाएंगे। आईक्यू लेवल कम होगा, आंखें जो है वाइडली सेट होंगी, दूर होंगी, जैसे हमारी आंखें पास पास है ना, तो कंपैरेटिवली दोनों आईज के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है, क्लियर है। आपको याद होगा हमने एमनियोसेंटेसिस जैसे टेक्निक के बारे में पढ़ा था, प्रेगनेंसी के समय यूट्रस में से एमनियोटिक फ्लूइड लेकर के हम उसमें जो सेल्स हैं उनके क्रोमोसोम्स स्टडी करते हैं। सो उसका मकसद यही सब जानना है कि क्या जो बच्चा माँ के गर्भ में, जो मदर के यूट्रस में डेवलप हो रहा है, उसमें कोई अनुवांशिक रोग तो नहीं है, उसमें कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है। बिकॉज एमटीपी मैंने आपको पढ़ाया है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कि किन किन कंडीशंस में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी परमिटेड है, तो उसमें ये भी परमिटेड है। इफ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी इज अ थ्रेट to the survival of mother or the fetus, or the developing fetus in the uterus of the mother is having such an abnormality that the baby is not able to live a healthy respectable social life, तो फिर जो है एमटीपी परमिटेड होता है। सो मेरा कहने का मतलब है कि एमनियोसेंटेसिस टेक्निक के जरिए हम बहुत सारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के बारे में पहले से ही जान सकते हैं और फिर पेशेंट को बता सकते हैं, और सलाह मशवरे के साथ अगर जरूरत है तो ऐसे बेबी को एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, किया जा सकता है। कानूनन इस चीज की अनुमति है, लेकिन इस आधार पे नहीं है कि भाई बस डेवलपिंग बेबी फीमेल है, क्रोमोसोम्स पता चल गए 44 प्लस XX, नहीं, वो नहीं, दैट इज अ क्राइम, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं। एक सिंड्रोम और जी, दैट इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने आपको जीनोटाइप बता दिया, क्लाइनफेल्टर में 44 प्लस XXY, एक X आ गया एक्स्ट्रा। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि भाई अब जेंडर क्या होगा इसका, 2 X भी है और एक Y भी है। नाउ प्लीज रिमेंबर, Y क्रोमोसोम इज वेरी स्ट्रांगली मेल डिटरमाइनिंग। एक सिंगल Y क्रोमोसोम इन दोनों X की शख्सियत को दबा सकता है। Y कहेगा अगर मैं प्रेजेंट हूं, मेरी शॉर्ट आर्म के ऊपर, जैसे ये वाई क्रोमोसोम है, ये वाली शॉर्ट आर्म होती है ना, यहाँ पे इसको सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ द वाई कहते हैं, जहां पे टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके कारण टेस्टिस बनेंगे, और अगर टेस्टिस बनेंगे तो वो मेल होगा। हुआ ना क्लियर? 2 एक्स क्रोमोसोम भी मिलकर के एक वाई का सामना नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है
Klinefelter syndrome occurs only in males. तो chromosomal complement composition 44 autosomes and XXY और एक X बन जाएगा बार बॉडी इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन क्योंकि गर्भावस्था के प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में वो एक्स भी फंक्शनल रहा तो वो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ तो जरूर लेकर के आएगा फीचर्स में। तो टेस्टिस जो है बने हैं वो स्मॉल होंगे। देयर इज अ टेंडेंसी टू लूज चेस्ट हेयर्स। चेस्ट रीजन पे मेल्स हैव हेयरी चेस्ट, तो चेस्ट रीजन पे बाल जो है वो कम होते जाएंगे। और जो प्यूबिक हेयर है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास, जो प्यूबिक हेयर है उनका जो पैटर्न है वो फीमेल टाइप हो जाएगा। राइट जी। बहुत से केसेस में गायनेकोमेस्टिया हो सकता है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट मेल्स में जब गायनेकोमेस्टिया है, इसके कई कारण हो सकते हैं गायनेकोमेस्टिया के, लेकिन ये जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में भी ये एक लक्षण हो सकता है 30% केसेस में। राइट जी। टॉल स्ट्रेचर होता है, ऐसे लोग लंबे होते हैं कद में। फ्रंटल बॉल्डनेस नहीं होगी इनमें, पुअर बियर्ड ग्रोथ होगी। राइट जी। सो दिस इज व्हाट इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। 44 प्लस XXY, दो एक्स क्रोमोसोम के आ जाने पे भी वो एक वाई का सामना नहीं कर सकते, इसलिए टेस्टिस का डेवलपमेंट होगा क्योंकि टेस्टिस का डेवलपमेंट वाई क्रोमोसोम रेगुलेट करता। ठीक है जी। राइट। चलो, मजा आ रहा है ना जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ने में भी। जेनेटिक्स में भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आ गई। राइट। अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स का, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वो इससे भी मजेदार लगेगा आपको, ट्रस्ट मी। आप कहेंगे सर हमेशा कहते हैं कि हर चैप्टर पिछले चैप्टर से ज्यादा अच्छा है। नहीं, मुझे तो सच में अच्छा लगता है, इसीलिए कहता हूँ। जेनेटिक काउंसलिंग, आपने सुना होगा जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में भी। राइट। जेनेटिक काउंसलर अगर आप हैं तो आप पेशेंट के साथ बातचीत करेंगे। आपने अगर पेशेंट का कैरियोटाइप कराया है और आपने पाया कि भाई डेवलपिंग बेबी में आने वाले में कोई एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, हम काउंसलिंग कर सकते हैं प्रॉपर। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जैसे फिनाइल कीटोन यूरिया का मैंने जिक्र करा था, उसमें यह है कि शुरुआत के समय में ही हम पेशेंट को, बच्चे को जो है, एक तो टेस्ट भी करा लेंगे न्यूबॉर्न बेबी का कि भाई अगर फिनाइल कीटोन यूरिया कंफर्म हो गया तो उससे किस प्रकार की डाइट देनी है, कैसी परवरिश देनी है, क्या चीजें खाने से मना करना है, ये सब चीजें बता के हम उन्हें कंपैरेटिवली एक बेहतर जीवन दे सकते हैं। ठीक है जी। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। जेनेटिक्स का ये सुहाना सफर जो शुरू हुआ था ग्रेगोर जॉन मेंडल के एक्सपेरिमेंट से, प्लांट का नाम था पायसम सटाइवम, कैरेक्टर्स उन्होंने स्टडी करे, उसमें अलग अलग तरह के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये सब चीजें पढ़ते हुए उसके बाद हमने जाना कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, मल्टीपल एलील्स क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या है। बहुत कुछ और है अभी सीखने को। सीखने की इच्छा हमेशा बनाए रखिए। जीवन में जो बनना चाहते हैं वो कभी मत भूलिए, एक पल के लिए भी नहीं। इसी पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव उम्मीद और इसी एनर्जी के साथ मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूं, आपको नमस्कार कहता हूं और आपकी उज्जवल भविष्य की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। जरूर प्रैक्टिस करते रहिए अपने डेली प्रैक्टिस पेपर्स। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना बेहतर आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही स्वयं की काबिलियत और ज्यादा बढ़ेगी, आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ेगा। अपने मेंटर्स के कांस्टेंट संपर्क में रहिए। नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर।